डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कैसे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डाल्टन्स थ्योरी द्वारा एक्सप्लेन किए गए, और साथ में मैंने ये भी डिस्कस किया था कि रिसर्चिस के आधार पर, रिसर्चिस के बेस पर, जो कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने फ्रॉम टाइम टू टाइम की, उसकी लाइट में डाल्टन्स थ्योरी में कुछ लिमिटेशंस पाई गई। उन लिमिटेशंस को रिमूव किया गया और एक नई थ्योरी दी गई जिसको कहा गया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। अब हम देखेंगे कि लिमिटेशंस क्या थी और उनको कैसे रिमूव किया गया। सबसे पहला पॉइंट जो डाल्टन्स थ्योरी में आपने पढ़ा वो ये था कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। यानी कि एटम को क्या कहा गया? इंडिविजिबल कहा गया। यानी कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, इसका ये मीनिंग था। लेकिन रिसर्चेस के बेस पर क्या पाया गया कि एटम इज नो लॉन्गर इंडिविजिबल। एटम इंडिविजिबल नहीं है, इट कैन बी डिवाइडेड। जैसे कि डाल्टन ने सजेस्ट किया था कि इट इज इंडिविजिबल, कि ऐसा नहीं है। इट इज कंपोज्ड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये अंदर किसकी बनी हुई है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और लेटेस्ट रिसर्चेस के मुताबिक एटम के अंदर नियर अबाउट 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसमें से हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एटम के इनसाइड एटम हैज ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड इट इज नो लॉन्गर इंडिविजिबल, जैसा कि कहा गया शुरू में। लेकिन एक चीज मैं यहां क्लियर कर दूं कि एटम इज नो लॉन्गर डिविजिबल, लेकिन जहां तक केमिकल रिएक्शंस का मामला है, एज फार एज केमिकल रिएक्शंस आर कंसर्न्ड, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। ये था फर्स्ट पॉइंट की मॉडिफिकेशन। इसके बाद एक वहां ये भी एक पोस्टुलेट था कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट मे बी सिमिलर और आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। कि एक एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होती हैं वो चाहे शेप हो, चाहे मास हो, चाहे साइज हो, हर तरीके से आइडेंटिकल हैं, सिमिलर हैं। इस पॉइंट को भी मॉडिफाई किया गया बेस्ड अपॉन रिसर्चेस कि ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट मे नॉट बी सिमिलर। बहुत से केसेस ऐसे भी हैं कि जहां एक ही एलिमेंट की एटम्स हर तरीके से आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स नहीं हैं। एक ही एलिमेंट के अंदर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट मासेस। एक एलिमेंट के अंदर एटम्स हो सकती हैं विद डिफरेंट मासेस। फॉर एग्जाम्पल, क्लोरीन एलिमेंट ले लिया जाए तो क्लोरीन एलिमेंट में दो किस्म की एटम्स हैं, 35 मास वाली, एटॉमिक मास वाली, और 37 वाली। इसी तरह कार्बन एलिमेंट लिया जाए, उसमें कार्बन 12 एटॉमिक मास वाली भी एटम्स हैं उस एलिमेंट के अंदर, और कार्बन 14 वाली भी है। तो क्या है कि ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट मे नॉट बी सिमिलर। बहुत से केसेस ऐसे हैं जिनमें सिमिलर नहीं है। ये जो एक ही एलिमेंट के अंदर एटम्स का डिफरेंट मास था, दीज आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। इनको आइसोटोप्स कहा गया।
अब क्लोरीन 35 मास वाली एटम और 37 एटॉमिक मास वाली एटम को हम आपस में क्या कहेंगे, दे आर आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। तो आइसोटोप वर्ड आया मॉडिफिकेशन में, ठीक है। इसी तरह पॉइंट नंबर 3, एक पॉइंट ये भी था डाल्टन्स थ्योरी का कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे बी डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, कि एक डिफरेंट एलिमेंट्स की एटम्स हर तरीके से डिफरेंट होंगी, प्रॉपर्टीज़ में, साइज में, मास में, शेप में, हर तरीके से डिफरेंट होंगी। लेकिन इसमें भी इस पॉइंट को भी मॉडिफाई किया गया इन द लाइट ऑफ रिसर्चेस बाय द साइंटिस्ट्स कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे हैव सेम एटॉमिक मासेस। डिफरेंट एलिमेंट्स की एटम्स के एटॉमिक मासेस सेम हो सकते हैं। देयर आर मैनी एग्जांपल्स, जैसे कि एटॉमिक मासेस ऑफ कैल्शियम एंड आर्गन, ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं कैल्शियम एंड आर्गन, बट इनकी दोनों एलिमेंट्स की एटम्स का मास जो है वो 40 है। एंड दीज आर कॉल्ड आइसोबार्स, इनको आइसोबार्स कहा गया। एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम मासेस बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, उनको आइसोबार्स कहा गया। तो ये एक पॉइंट एक और मॉडिफाई हो गया। 4th पॉइंट है, अगर आपने पढ़ा हो, एक और पॉइंट था कि जब एटम्स कंबाइन करती हैं, एटम्स मे नॉट ऑलवेज कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियोज, कि एटम्स व्हेनेवर दे कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियोज, 1:1, 1:2, इस तरह से एक पॉइंट था ये। लेकिन इन मैनी केसेस जब एटम्स कंबाइन करती हैं, दे डू नॉट कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियोज। बहुत से एग्जाम्पल्स, बहुत से कंपाउंड्स ऐसे पाए गए कि जिनमें एटम्स जब कंबाइन करती हैं तो रेशो वाज नॉट एट ऑल ए सिंपल होल नंबर रेशो। फॉर एग्जाम्पल ए मॉलिक्यूल ऑफ शुगर, जिसको सुक्रोज कहा जाता है, फार्मूला ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज C12H22O11। तो CHNO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है वो 12:22:11 बनती है। एंड द रेशो इज़ नॉट ए सिंपल होल नंबर रेशो। ये रेशो 12, 22 और 11 किसी भी तरीके से सिंपल होल नंबर रेशो नहीं है। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, ठीक है। ये मॉडिफिकेशन है, पॉइंट को पूरी तरह नकारा नहीं गया। सिंपल होल नंबर रेशोज हैं, बट दीज आर ओनली मॉडिफिकेशंस के ऑलवेज सिंपल होल नंबर रेशोज होंगी ऐसा नहीं है। बहुत सी एग्जांपल्स हैं जहां ये नहीं होता है ऐसा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट में जो पॉइंट है, एटम इज नो लॉन्गर इंडेस्ट्रक्टिबल। आपने पढ़ा होगा एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, डाल्टन्स थ्योरी में, एंड मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। और ये कहाँ, ये मॉडिफिकेशन कहाँ देखी गई? इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस जहाँ न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है, वहाँ क्या देखा जाता है कि मास, प्रोडक्ट्स का मास रिएक्टेंट्स के मास से स्लाइटली लेस है। क्या कह रहा हूँ मैं? न्यूक्लियर रिएक्शंस मीन जहाँ न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है, वहाँ क्या होता है, कुछ मास न्यूक्लियस का एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेस। या मैं इस तरीके से बताऊंगा आपको कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में प्रोडक्ट्स का मास रिएक्टेंट्स के मास से स्लाइटली लेस होता है। और जब मैंने आपके साथ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन डिस्कस किया तो मैंने वहाँ क्या आपको कहा था कि केमिकल रिएक्शंस में टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस में ठीक है ये, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शंस में mass of products is slightly less than the mass of reactants. अब क्वेश्चन ये है कि mass is lost, mass is destroyed. mass जो lost है, mass जो lost हो गया, जो destroy हो गया,
वो कहाँ गया, वेयर हैज़ दैट गॉन। तो आइंस्टाइन थ्योरी ने कहा, आइंस्टाइन की का एक फार्मूला था, बड़ा मशहूर फार्मूला है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो आइंस्टाइन ने कहा कि वो मास जो है, प्रोडक्ट्स का मास जो लेस हो गया, जो वो लॉ डिफरेंस इज मास है, बहुत कम होता है इन फ्रैक्शंस, वो मास जो लेस हुआ दैट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी अकॉर्डिंग टू द फार्मूला E is equal to mc square which was given by Einstein. Thus, atom is no longer indestructible. तो क्या मॉडिफिकेशन है कि हमेशा हम ये नहीं कह सकते कि atom is neither created nor destroyed. Atom is no longer indestructible as suggested by Dalton. क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस में मास ऑफ द प्रोडक्ट्स वाज स्लाइटली लेस देन मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो ये एक मॉडिफिकेशन थी लास्ट कि एटम इज नो लॉन्गर इंडेस्ट्रक्टिबल, स्पेशली किन रिएक्शंस में, न्यूक्लियर रिएक्शंस में खास करके। तो इस लाइट में वो जो आपका लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट मैंने लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन आपको बोल दिया, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन नहीं था, आप करेक्ट करें, मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात कर रहा हूँ। आप जहाँ मैंने आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन बोला वहाँ करेक्ट करिए अपने आप को, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात हो रही थी कि जहाँ मैंने क्या कहा कि मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। करेक्शन करिए, मैं करेक्ट कर रहा हूँ आपको। आई वॉज टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जहाँ ये कहा गया है मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो एटम इज नो लॉन्गर इंडेस्ट्रक्टिबल। ये एटम के मास ऑफ प्रोडक्ट स्लाइटली लेस होता है, ऐसा नहीं है कि मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। केमिकल रिएक्शंस तक ये ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शंस में एटम इज नो लॉन्गर इंडेस्ट्रक्टिबल। तो उस लाइट में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मॉडिफाई किया गया और उसको क्या कहा, आजकल उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी कहा जाता है। तो उस लॉ को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल। मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल, यानी कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, but total sum of mass and energy during any physical or chemical change remains constant. तो ये थी कुछ मॉडिफिकेशंस। लास्ट पॉइंट में मैंने जहाँ आपके साथ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन बोला, तो उसकी जगह आप क्या वो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन नहीं था, व्हाट आई मेंट, मेरा मतलब था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात थी वो, यू मे करेक्ट इट। तो ये थी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो इस तरह से आपकी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है ये कंक्लूड हो गई हर तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट्स मैं आपके साथ परसेंटेज कंपोजिशन और उसके साथ ही इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला डिस्कस करूंगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।